हेलो ही गाइस, वेलकम बैक। देखिए, आज 3 जुलाई है और आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेली यही डिस्कशन करते हैं हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल के बारे में, क्योंकि हिंदू का एनालिसिस है तो और करना भी क्या है, हमने न्यूज़ और एडिटोरियल को डिस्कस करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने क्वेश्चन का आंसर देना जो आप देते हो डेली, बहुत अच्छी बात है। इसमें बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2013 का प्रीवियस ईयर हमारा प्रीलिम्स का यूपीएससी का क्वेश्चन है। नंबर 1 यहाँ पे पॉइंट है, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर। जो डेटर है उसको बेनिफिट करती है इन्फ्लेशन। और नंबर 2 है यहाँ पे, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स दी बॉन्ड होल्डर्स। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे आपने बतानी है। ठीक है, दोनों में से। अगली जो चीज़ है, जो हमने एक नया चीज़ स्टार्ट किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी लेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमने जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा, आपको पता है क्यों न्यूज़ में रहा, बहुत टाइम से ड्यू टू द कोविड ये न्यूज़ में था। तो WHO के बारे में हमें पता करना है। तो WHO फोर्स में आता है 7 अप्रैल 1948 में। इसके 194 मेंबर कंट्रीज हैं और इसका जो सेक्रेटरीट है, मतलब जो हेडक्वार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक एग्जाम के लिए, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका प्राइमरली ये डायरेक्ट करता है और कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल हेल्थ विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ठीक है जी। और ये सपोर्ट करता है कंट्रीज को कि वो कोऑर्डिनेट कर पाएं एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर उनके पार्टनर्स के साथ में। जितने भी मल्टीलेटरल जो चीज़ें हैं, या फंड्स है या फाउंडेशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, उन सबके साथ में ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि WHO का जो मेन एरियाज ऑफ वर्क है आर हेल्थ सिस्टम, हेल्थ थ्रू दी लाइफ पोर्ट्स हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, प्रिपेयरनेस होगी, सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स हो गया, एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज हो गए। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपने एक अच्छे वे से याद रखना है कि किस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए। अगली जो न्यूज़ है वो है उदयपुर केस के रिगार्डिंग। ठीक है, वो हमने कल भी डिस्कस किया था कि किस तरह से लोग आए और उन्होंने किसी एक इंसान का पूरे डे लाइट में जो है गला काट के चले गए। अब यहाँ पे उनको तो पकड़ लिया, लेकिन उसी के तरह का एक केस हमें अमरावती में देखने को मिला। और अमरावती में जिस बंदे ने उनकी सपोर्ट की थी वो केमिस्ट था। तो अब वहाँ पे भी ये जो केस है NIA के पास चला गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में। ठीक है जी, ये न्यूज़ है। और उसके बाद में जो न्यूज़ है, जो हम बहुत बार न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं, कि जो ALT कुछ करके न्यूज़ चैनल था। ठीक है जी। अब वहाँ पे उसका जो को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, उनको पकड़ लिया गया, उसको पकड़ा था बंदे को, और 14 दिन की दोबारा से जुडिशियल कस्टडी के अंडर उसको भेज दिए गए। ठीक है जी। अब उसमें आरोप आपको पता ही कि एक तो सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का, फिर उसके बाद में कम्युनल वायलेंस भी उसी चीज़ से होती है अगर सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिल रही हैं। मोर ओवर, जब जो पुलिस है इसको पकड़ने के लिए गई तो इसने अपना सारा मोबाइल और जो लैपटॉप है वो क्या कर दिया था, फॉर्मेट कर दिया था। तो फॉर्मेट करने के बाद में एक और जो शक है वो पैदा ज़्यादा हो गया कि भाई क्यों फॉर्मेट किया गया, उसका रीज़न क्या था या कुछ भी नहीं। तो उसके बाद में जो जितने भी फंड्स इसके पास आ रहे हैं बंदे के पास में, उन फंड्स को सभी को चेक किया जा रहा है कि कहाँ से कौन सा फंड आ रहा है, कहाँ से कौन सा फंड नहीं आया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आज के फ्रंट पेज पे, मतलब उसका बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत जो जिसके लिए ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो एक पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, ये पार्टी ने मतलब बोल रही है, मिसलीड कर रही है लोगों को कि भाई 10 लाख जॉब्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। लेकिन जो रियलिटी है, जो दी हिंदू, मतलब ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली हमने तो क्या ही बोलना है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओनली 12,588 ही जो लोग हैं वो सिक्योर जॉब्स ले पाए, है ना, सिक्योर जॉब्स। तो ये जो 10 लाख वाली चीज़ है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी हिंदू डेटा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये किस तरह से डेटा को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं और इनके लिए भी क्या सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक सिंगल पार्टी के लिए नहीं, MLAs या फिर MP के लिए या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो जो वादे करके अगर वो पूरे नहीं करते तो उसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि उसको किया जाना चाहिए। अदरवाइज तो वही चीज़ है कि भाई लोगों को वोट से पहले कुछ और बाद में कुछ और, वो चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए गवर्नमेंट को। चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिलेटेड टू कि यहाँ पे जो चीज़ है 10% कोटा फॉर द अग्निवीर्स हैज़ टू फिट करंट रूल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ बोली जा रही है कि यहाँ पे हुआ क्या था, उन्होंने बोला कि ठीक है जी 25% तो आप रखोगे, जो 75% है उनका बनेगा क्या। तो वहाँ पे बोला गया था डिफेंस में हो गया और मोर ओवर होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्ट्री ने बोला 10% के हम वहाँ पे क्या देंगे, इन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई जो आपके नॉर्म्स है, जो रूल्स हैं वो तो डिफरेंट है, वो तो बिल्कुल ही अलग है।
तो इस वजह से यहाँ पे बोलते हैं कि 10% जब आप रखते हो CAPF में, वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का स्टाइल है वो डिफरेंट है। वो कहते कैसे, कहते यहाँ पे जो चीज़ है, जो फिजिकल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। CAPF की कुछ और है और जब आप आर्मी में जा रहे हो उसकी कुछ और है। अब रिसेंटली यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले तो हाइट की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो अग्निपथ स्कीम इज़ 152.5 सेंटीमीटर और मिनिमम हाइट अगर आपको चाहिए रिक्वायर्ड फॉर अ जनरल ड्यूटी कांस्टेबल इन दी CAPF 165 सेंटीमीटर। तो दोनों में एक तो रिक्रूटमेंट में ही फिर तो हाइट का ये जो फिजिकल है वो प्रॉब्लम आने लगी। मोर ओवर आर्मी में किसी भी तरह की रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, किसी भी कास्ट बेस्ड है, किसी भी तरह की रिजर्वेशन नहीं है। बट CAPF में वही रिजर्वेशन चलती है, 50% वाला कोटा चलता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर सपोज करके चलते हैं कि CAPF में कोई बंदा लगा हुआ है एंड द पर्सन बिलोंग्स टू SC कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के साथ में बिलोंग करता है और वो कांस्टेबल है। अगर वो CAPF में रिटायर होता है तो उसकी जो पोस्ट है वो कौन फिल करेगा? जो SC कैंडिडेट है वही करेगा। तो उनको फिर कौन ढूंढना पड़ेगा? SC अग्निवीर ढूंढना पड़ेगा। अगर वो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो खाली रहेगी सीट। तो ये जो कुछ तरह की प्रॉब्लम्स है ये पहले सरकार को सोचना चाहिए था। बिना मतलब से आप मतलब वो ठीक है, बिना मतलब का मतलब कि आप चीज़ों को अगर बोल रहे हो तो उसको करना कैसे वो भी तो बताओ ना। नहीं तो यहाँ पे तो फिजिकल भी डिफरेंट हो गया, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो रही है, तो फिर किस तरह से जो बच्चे हैं उनको कैसे लगेगा? और मोर ओवर जो रैलीज है वो आपने उसकी नोटिफिकेशन निकाल दी हुई है कि भाई ये रैलीज तो हमने करनी है अग्निपथ स्कीम के लिए। चलो देखते हैं अब आगे आगे होता क्या है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो क्या है कि एक US की बॉडी है जिसका नाम है, ये आपने बॉडी याद रखनी है, USCIRF, ठीक है, जिसका मतलब है US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक बॉडी है जो कि ये बताती है कि कितने जो कोई भी कंट्री है वो मिनॉरिटीज़ के साथ में क्या ट्रीटमेंट करती है, ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट करती है नहीं करती है, मीडिया को कितना प्रमोट करती है, वो सारा कुछ ये वाली चीज़ बताती है। और इसने इंडिया के लिए बताया कि ये जो लोग हैं मतलब जो हमारा इंडिया वो अच्छे वे से मिनॉरिटीज़ जो चीज़ है ट्रीटमेंट है वो मिनॉरिटीज़ के साथ में या फिर मीडिया के साथ में नहीं कर पा रहा। तो अभी इंडिया ने बोला कि भाई ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला ये बायस्ड है, ये बायस्ड जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो ये बॉडी के बारे में आपने याद रखना है, ये USA की है, UN की बॉडी नहीं है, बस इतना याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे, रीस्टोरिंग द सन टेम्पल्स एग्जीक्यूट कार्विंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्विंग्स हैं किस चीज़ की, सन टेम्पल की, वो क्या की जा रही हैं, ठीक की जा रही हैं, ठीक है, उसको रीस्टोर किया जा रहा है। तो अभी थोड़े टाइम के बाद में जो स्टोन्स ऑन द नदर्न साइड्स ऑफ द जगमोहन उसको लोग देख पाएंगे, ये सारी जो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी और लोग यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। अगर हम सन टेम्पल के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है विद द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ GS1 जनरल स्टडीज़ 1 आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री। यहाँ पे जो कोणार्क टेम्पल है, वो जो कोणार्क सन टेम्पल है, ये लोकेटेड है इन द ईस्ट ओडिशा, जहाँ पे नियर द सेक्रेड सिटी ऑफ पुरी। ये बिल्ट हुआ इन दी 13th सेंचुरी बाय द किंग नरसिम्हा देवा वन, ठीक है। जो इसका स्केल है, रिफाइनमेंट है, कंसेप्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ द ईस्टर्न गंगा एम्पायर को। ये जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है इसको हम रूधी गंगा और प्रचय गंगास भी बोलते हैं, ठीक है। ये लार्ज इंडियन रॉयल डायनेस्टी रही है इन द मेडिवल इरा और रीन्ड फ्रॉम द कलिंगा फ्रॉम एज अर्ली एज 5th सेंचुरी टू अर्ली 15th सेंचुरी। अब अगर हम इनकी बिगिनिंग्स की बात करें, द बिगिनिंग्स ऑफ व्हाट बिकेम द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी केम अबाउट व्हेन इंद्रवर्मन वन डिफीटेड दी विष्णु कुंदिन किंग, ठीक है जी। उस टाइम पे इनका जो ज़्यादा बोलबाला है वो हमें देखने को मिला। ये जो कोणार्क टेम्पल जो हम सन टेम्पल पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली डेडिकेटेड है टू द सन गॉड, ठीक है जी। तो जो सन गॉड है उनको डेडिकेटेड है। ये जो कोणार्क टेम्पल है इट इज़ वाइडली नोन नॉट ओनली फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ग्रेंड्यूर बट ऑल्सो फॉर द इंट्रिकेसी और जो प्रोफ्यूजन है यहाँ पे स्कल्चरल वर्क का, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1984 में इसको दर्जा मिल गया था, डिक्लेयर हो गई थी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 रोज हैं और 12 व्हील्स हैं ऑन ईच साइड ऑफ दी कोणार्क सन टेम्पल। मतलब वो रथ तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो 7 हॉर्सेज है वो इस तरह से 7 डेज ऑफ वीक को सिंबलाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ये याद रखनी है प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 व्हील्स है, 12 व्हील्स हैं और 12 व्हील्स में क्या है कि सम सेज द व्हील रिप्रेजेंट 24 आवर्स इन अ डे। एक व्हील रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर्स और 12 व्हील्स रिप्रेजेंट करते हैं 12 महीने। 7 हॉर्सेज है तो वो 7 दिन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सेलर्स वंस कॉल्ड दिस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क द ब्लैक पगोड़ा, बिकॉज क्योंकि इट वॉज सपोज टू ड्रॉ शिप्स इन टू द शोर एंड कॉज शिपरैक्स,
ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है यहाँ पे क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत एक आप मान के चलिए कि भाई जिसको हम बोल सकते हैं कि ये वो चीज़ है जो प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी, जो पूछी जा सकती है, बहुत ही जिसको हम बोलते हैं कि प्रिडिक्टेड, तो हम प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते लेकिन प्रिडिक्टेबल सी जो चीज़ बन जाती है। सो रीस्टोरिंग द सन टेम्पल, ये वाली कार्विंग्स वो आपने इस तरह से इस न्यूज़ को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पे टाइफून सिंक्स शिप ऑफ हांगकांग, जो शिप है वो सिंक होगी हांगकांग में, बहुत ही बुरी चीज़ है। लेकिन इसमें टाइफून होता क्या है, देखिए होता ये साइक्लोन ही है। साइक्लोन के डिफरेंट डिफरेंट नाम है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हमारे रीजन में इंडियन ओशन में ये चीज़ आती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अगर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास में ये देखने को मिलेगा, इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और विली विली भी बोल देते हैं, विली विली, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अफ्रीका से साउथ अमेरिका की तरफ अगर जा रहा है तो उसमें भी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही बोलते हैं। रेयर इन दी साउथ अटलांटिक, ठीक है, ये रेयर ही आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन दी साउथ अटलांटिक। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक, नदर्न अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये इसका नाम हो जाता है हरिकेन्स। और ये अगर आप जापान वाली साइड पे इसका बात करते हो तो हम उसको बोलते हैं टाइफून। सो ये एक नाम डिफरेंट है, वही सेम चीज़ है साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, विली विली हो गया, टाइफून हो गया, हरिकेन हो गया और ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया। सो क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। न्यू पाथवे टू रेगुलेट दी नाइट्रेट ऑब्जर्प्शन इन प्लांट्स। आपको देखिए पता है जो प्लांट्स है वो ऑब्जर्व करते हैं नाइट्रेट को, ठीक है जी। लेकिन होता क्या है कि उसको कई जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाती है वहाँ पे वेस्ट पड़ी रहती है। उस चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पे क्या है कि जो प्लांट्स है वो मेनली ऑब्जर्व करते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनियम, ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन पार्ट है क्लोरोफिल का, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स का। ये मतलब टू रेगुलेट एंड ऑप्टिमाइज नाइट्रोजन इनटेक इन दी प्लांट्स, क्योंकि जो एक्सेस वाली है वो डंप हो जाती है कहाँ पे, सॉइल में और वाटर में, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो एक हार्मोन ऑक्सिन है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो कि रूट्स को बढ़ाता है किसकी, प्लांट की, और जो इन्फ्लुएंस करता है नाइट्रेट की अब्जॉर्प्शन की। तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेट पाथवेज है वो क्या है, रेगुलेटरी माइक्रो आरएनए स्विच MIR444 is known to turn off at least 5 genes called MADS box transcription factor genes। एक रेगुलेटरी माइक्रो आरएनए स्विच है जिसका नाम है MIR, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही तरीके से याद रखना है ये MIR444, बहुत तरीके से याद रखना है MIR444। इसको MIR वहाँ पे ये भी आ सकता है MIR444 रिलेटेड टू, ठीक है। तो इज नोन टू टर्न ऑफ, ये एटलीस्ट 4-5 जीन्स है उसको टर्न ऑफ कर देता है, जिसको हम बोलते हैं मैड्स बॉक्स, ठीक है जी। अब ये जो टारगेट जीन है MIR444, इसको मैड्स 27 भी बोलते हैं, हैज़ अ 3 pronged इफेक्ट। पहली चीज़ ये क्या करेगा, रेगुलेट करता है अब्जॉर्प्शन नाइट्रेट की, रूट की डेवलपमेंट और स्ट्रेस टॉलरेंस। अगर ये 3 चीज़ें ये रेगुलेट कर पाएगा तो ऑब्वियसली हम क्या कर पाएंगे, नाइट्रेट की अब्जॉर्प्शन इन दी प्लांट्स को रेगुलेट कर पाएंगे। बात याद रखनी है, MIR444 जिसको मैड्स 27 भी बोलते हैं, और ये 3 चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम बाद में इसकी बात करें, टिंकरिंग विद मैड्स 27 में हेल्प रेगुलेट नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन एंड इंजीनियर ए बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। क्लियर बात। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो आप अपने कॉपी में कहीं पे भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इट इज़ अबाउट दी G7। देखिए आपको पता है, इसको ओवरऑल मैं आपको समझाता हूँ कि जो पिछले 10 दिन से या 7 दिन से क्या चल रहा है। G7 की मीटिंग होती है। देखिए G7 में आपने याद रखना है कि एक तो इसका नॉट अ परमानेंट हेडक्वार्टर, कोई भी इसका परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, नो परमानेंट हेडक्वार्टर, पहली चीज़ तो ये याद रखोगे। नंबर 2, इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ G7, ठीक है, इंडिया इज़ नॉट मेंबर ऑफ G7, ये याद हो गया। बट इंडिया इज मेंबर ऑफ G20, बट इंडिया इज मेंबर ऑफ G20, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब ये जो G7 है, ये एक ना इनिशिएटिव चल रहा है चाइना का, जिसका नाम है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। उसको काउंटर करने के लिए ये अपना एक इनिशिएटिव लेकर आ रहा है जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII, ठीक है। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इंडिया को स्पेशल इन्वाइटी था, इंडिया जहाँ पे इन्वाइट किया गया था कि आप G7 की मीटिंग को क्या करो, यहाँ पे मीटिंग को आप हैंडल का मतलब कि आप वहाँ पे अटेंड करो। तो यहाँ पे इंडिया ने अटेंड की, लेकिन जो PGII के बारे में इंडिया ने बहुत खुल के नहीं बोल रहा, क्योंकि उसमें इंडिया बोलता है कि अभी मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, अगर मुझे कोई मेरा इंटरेस्ट नजर आएगा
आएगा तो मैं उसका ऑब्वियसली यहाँ पे उसके साथ रहूँगा। अब PGII में वैसे तो 4 की जो प्रायोरिटीज़ है उसके बारे में बात की जा रही है। नंबर 1 क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, नंबर 2 डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में, नंबर 3 हेल्थ एंड हेल्थ सिक्योरिटी, नंबर 4 जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी। लेकिन इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जो चाइना का, उसको पूरा काउंटर करने के लिए ये चीज़ यहाँ पे की जा रही है। नॉट ओनली PGII, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और भी बहुत चीज़ें जिसके लिए काम किया जा रहा है। देखिए क्वाड समिट हुआ था, आपको याद होगा, तो क्वाड समिट में भी एक चीज़ यहाँ पे लॉन्च करने की बात की थी कि कमिटेड $50 बिलियन, वो कहते थे हम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 5 साल में क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वाड वाली भी चीज़ होगी, ये वाली भी चीज़ होगी। तो यहाँ पे मतलब एक चीज़ अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंस दिख रहा है किस चीज़ का, यहाँ पे हमें चाइना का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। तो वो उसको काउंटर करने के लिए ये चीज़ सारी कर रहे हैं। यहाँ पे क्वाड समिट में जिस चीज़ का इनिशिएटिव का नाम था वो था IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव। और लास्टली ये तो हो गए 2 इनिशिएटिव। तीसरा इनिशिएटिव ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव था जो कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया था, उसको भी रिवाइव करने की बात की जा रही है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बट हैड स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ फंडिंग देम। तो ये जो चीज़ है G7 का इतना पार्ट आपने याद रखने की, G7 की मीटिंग्स हो रही थी और G7 में निकल के अगर कोई चीज़ आई है तो वो PGII है। और PGII में इंडिया ने अभी कोई बहुत तगड़ा स्टांस नहीं दिया है। अगर उसको बेनिफिट लगेगा ऑब्वियसली वो ज्वाइन करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू GS3 GST रिजाइम के बारे में। इसके बारे में क्या बोले तो GST काउंसिल की मीटिंग हुई। GST काउंसिल की मीटिंग में बोला गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हायर टैक्स ब्रैकेट में आनी चाहिए, लाइक 12% या 5% जिस पे हमने इम्पोज किया हुआ है, अब वो 18% में आनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। चलो ठीक है कि हम मान लेते हैं कि अगर सरकार को नुकसान हो रहा है या फिर टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, लोगों का भला नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है अगर 18% करना है वो कर देंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि इसको कम पहले क्यों किया था, वो उस टाइम पे कर देते जब इलेक्शंस नज़दीक होते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि भाई आप तो वोट बैंक अपना जो है वो बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप एक होता है ना कि फेवरेट वोटिंग पैटर्न के साथ में चल रहे हो। तो GST रिजीम में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं GST रिजीम में, तो एक चीज़ जो याद रखने वाली है कि वो बोलते कि हमने इस चीज़ को जो ब्रैकेट्स है उसको इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी इंक्रीज़ करना पॉसिबिलिटी नहीं है। कल भी मैंने बात की थी, बिकॉज ऑफ दी हायर इन्फ्लेशन। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है। कुछ चीज़ों को इन्होंने अभी भी इंक्रीज़ किया है लेकिन बहुत चीज़ों को इंक्रीज़ नहीं कर पाए। उसका रीज़न यही है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। क्लियर बात। तो इसके आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट स्टेप्स, यही है भाई, बढ़ाना है और क्या। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमने डिस्कस करनी है, आपको याद होगा अफगानिस्तान में बहुत ही तगड़े लेवल का अर्थक्वेक आया रिसेंटली। तो अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पे बोला गया है, हाउ डू अर्थक्वेक हैपन। देखिए ये प्लेट मूवमेंट की वजह से होता है, और ये जो प्लेट मूवमेंट अगर होते हैं यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो पॉइंट है इनसाइड दी अर्थ, जहाँ से जो अर्थक्वेक रप्चर स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं। जब ये पॉइंट डायरेक्टली अबव इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। मतलब जहाँ से वो रप्ट हो रहा है ना, रप्चर स्टार्ट होता है, वो हाइपोसेंटर है जो कि इनसाइड दी अर्थ है, ये हाइपो। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अबब, उसी पॉइंट के ऊपर सरफेस ऑफ द अर्थ इज एपिसेंटर। व्हाट आर सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, देखिए आपको पता है कि हर एक मतलब एक इलास्टिक मटेरियल रहता है ना। इलास्टिक मटेरियल उतने स्ट्रेच हो सकते हैं जितना उसको करेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब वो ब्रेक होएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब 2 चीज़ें रिलीज करेगा, हीट प्लस एनर्जी। ध्यान से समझना कि कोई भी चीज़ है अगर हम उसको स्ट्रेस है मतलब स्ट्रेच कर रहे हैं तो ठीक है, स्ट्रेस दे दिया हमने, स्ट्रेच कर दिया, वो एक लिमिट तक ही स्ट्रेच हो पाएगी। लिमिट तक स्ट्रेच कर दिया हमने, फिर वो टूट जाएगी। और टूटने के बाद में आपको पता है कि क्या उसका रिजल्ट आएगा, कोई भी मतलब एक प्रॉपर रिजल्ट आ ही नहीं पाएगा। तो स्ट्रेच करने के बाद में जो चीज़ें निकलेंगी, जहाँ पे हीट और एनर्जी निकलेगी, और हीट और एनर्जी निकलने के बाद में हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे कि भी इलास्टिक वेव्स, और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स। ये जो अर्थक्वेक्स है इसको मेजर कहाँ से किया जाता है, अगर मोस्ट सक्सेसफुल नेशन अगर हम बात करें वो जापान है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, अर्थक्वेक्स के रिगार्डिंग। जोन्स को किस तरह से डेजिग्नेट किया जाता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स हैं जो जियोलॉजिकल या फिर टेक्टोनिकल क्वालिटीज ऑफ अ रीजन, उसके आधार पे हम सेवरल जोन्स को डिवाइड करते हैं। जैसे कि 4 जोन्स हम अगर बात करें डेजिग्नेटेड जोन्स, यहाँ पे जोन 2 जोन 5। जोन 5 इज द मोस्ट हजार्डियस जोन एंड जोन 2 इज द लीस्ट हजार्डियस। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो अर्ली वार्निंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन जापान का जो सक्सेसफुल है काफ़ी ज़्यादा हद तक। अगर हम यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग GS3 एज वेल एज GS2, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे FTA की बात की जा रही है। इंडिया और EU की मीट होगी तो FTA की यहाँ पे बात होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता क्या है, लेट्स से ये EU है और यहाँ पे हमारा इंडिया है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो EU यहाँ पे कुछ भेजेगा, मतलब यहाँ पे इंडिया इंपोर्ट करेगा, और इंडिया भी इनको कुछ भेजेगा, मतलब इंडिया इनको कुछ एक्सपोर्ट करेगा, EU इनसे क्या करेगा, कुछ इंपोर्ट करेगा। तो जब भी कोई चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हमारी बाउंड्री में एंटर होने लगता है बाहर से, तो हम उस पर इंपोर्ट ड्यूटी क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे FTA में क्या होता है कि वो बोलते हैं सपोज इंडिया यहाँ पे लगा रहे 20% इंपोर्ट ड्यूटी, यहाँ पे ये लगा रहे हैं कुछ 18% इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो FTA में बात करेंगे कि हम इन दोनों ड्यूटीज़ को क्या करते हैं, लीस्ट करने की कोशिश करते हैं। 0% हो गया, 2% हो गया, या फिर नियर 0% है ना, नियर नेग्लिजिबल जो ड्यूटीज़ है वो लगाने की बात करते हैं। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होगा क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जब ड्यूटीज़ कम हो जाती हैं तो जो चीज़ है हमारी, जो ग्रोथ है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरी जो न्यूज़ है, दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग GS2, ये इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ है। यहाँ पे जो रशिया है उसने जो अपने टैक्स है वो डिक्रीज कर दिया सन ऑयल पे, ताकि उसका जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो पाए, सन ऑयल से बहुत ज़्यादा पैसा वो वहाँ पे कमा पाए। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। संडे के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है वो हमने डिस्कस की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आगे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और जो भी बाकी अगला चीज़ रहेगी आपके पास रखेंगे। कुछ नई पाइपलाइन में नई चीज़ें आ रही हैं, और जो पुराने इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसको भी हमें कंप्लीट करना है, इकोनॉमिक्स वाले। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।